दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है हैदराबाद से, जहाँ पे हम मूवी के मेन कैरेक्टर वासु को देखते हैं। वासु एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर है। वो कुछ प्रोड्यूसर्स को इम्प्रेस करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है। वो उस फिल्म की मेन एक्ट्रेस के लिए अपने फ्रेंड के कॉफ़ी शॉप में कुछ लड़कियों का ऑडिशन लेता है, पर उसे किसी का भी परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम है कीर्ति। कीर्ति अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है। वासु को कीर्ति की बॉडी लैंग्वेज और उसके बोलने का स्टाइल बहुत पसंद आता है। जब कीर्ति वहां से जाने लगती है तो वासु उसके पास जाता है और उसे अपनी फिल्म में काम करने के लिए ऑफर देता है। पर कीर्ति मना कर देती है क्योंकि उसे फिल्मों में काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। पर वासु उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। वो एक बार फिर से कीर्ति को मनाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि बचपन से सिनेमा ही उसका पैशन है और इसलिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, पर उसका बजट इतना नहीं है कि वो किसी बड़ी हीरोइन को अपनी फिल्म में ले सके और कीर्ति उसे इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। कीर्ति के पापा भी उसे इस बात के लिए मनाते हैं तो वो मान जाती है, पर वो वासु को बताती है कि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो आगे पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाने वाली है, इसलिए फिल्म की शूटिंग के लिए उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। वासु कीर्ति को अपनी फिल्म की कहानी के बारे में बताता है, जो कि एक लड़की के बारे में है जिसे बचपन से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक है। अगले कुछ सीन्स में हम उन्हें फिल्म की शूटिंग करते हुए देखते हैं। एक दिन शूटिंग के दौरान कीर्ति के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वासु वहां आता है और उन गुंडों को बहुत मारता है। फाइटिंग के दौरान हमें उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस महसूस होते हैं और उसके कान से खून निकलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी फिल्म पूरी हो चुकी है और वो एक प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म दिखाता है। प्रोड्यूसर को उसकी फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। वो अपनी नई फिल्म के लिए एक स्टोरी लिखने लगता है। स्टोरी के क्लाइमैक्स लिखने के दौरान उसे कुछ भी आइडियाज़ नहीं आ रहे होती हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी अचानक से उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और उसकी कान से खून निकलने लगता है। उसे कुछ विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं और वो उस स्टोरी के क्लाइमैक्स को बहुत आसानी से लिख देता है। अगले दिन वो अपनी कहानी को प्रोड्यूसर को दिखाता है, जिसे उसकी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उसकी फिल्म में पैसा लगाने के लिए मान जाता है। वासु बहुत खुश होता है और अपनी खुशी को अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। उनके साथ कीर्ति भी होती है और वो वासु को एक शर्ट गिफ्ट करती है। वो उसे उस शर्ट को तब पहनने के लिए बोलती है जब वो डायरेक्टर के रूप में सफल हो जाए, तब उसे विश्वास होगा कि वो उसे याद करता है। सेलिब्रेशन के बाद वासु के फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। अब कीर्ति और वासु वहाँ पे अकेले होते हैं। तभी कीर्ति वासु को किस करती है और वासु भी उसे किस करने लगता है। इसी दौरान वासु को एक लड़की के कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं और फिर से उसके कान से ब्लड आने लगता है। वो कीर्ति को रोजी कह के बुलाता है, जिससे कीर्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताता है और कहता है कि वो किसी भी रोजी को नहीं जानता। उसका फ्रेंड उसे सलाह देता है कि वो कीर्ति को भूल जाए और अपनी मूवी पे कंसंट्रेट करे। वासु अपनी मूवी की शूटिंग करने में लग जाता है। कुछ समय बाद उसकी मूवी बनके तैयार हो जाती है। उसकी फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो सुपर हिट हो जाती है। उसे उस मूवी का हिंदी रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड से ऑफर मिलता है। वासु उस रीमेक के लॉन्च इवेंट के लिए मुंबई जाता है। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के चार्जेस पे अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीर्ति अपनी साइकोलॉजी की क्लास में बैठी है।
तभी उसके पापा उसे कॉल करके वासु के अरेस्ट के बारे में बताते हैं। कीर्ति न्यूज़ में देखती है कि वासु ने वही शर्ट पहनी हुई है जो कीर्ति ने उसे गिफ्ट की थी। कीर्ति को रियलाइज होता है कि वासु अभी भी उससे प्यार करता है। वो वापस हैदराबाद आती है और वासु के फ्रेंड से मिलती है। वासु का फ्रेंड बहुत परेशान होता है क्योंकि कोई भी वकील वासु का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कीर्ति उसे लेके अपनी कज़न पद्मावती के पास जाती है जो कि एक लॉयर है। वो उससे वासु का केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पद्मावती वासु से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। वासु उससे पूछता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। पद्मा उसे बताती है कि एक बहुत बड़े एसआर पब्लिशर्स ने उसके ऊपर कॉपीराइट उल्लंघन का केस किया है। उस पे आरोप है कि उसकी फिल्म की कहानी उनके तेलुगु और बंगाली किताबों से चुराई गई है जो कि 50 साल पुरानी है। वो उसे बताती है कि सभी सबूत वासु के खिलाफ हैं, इसीलिए उसकी भलाई इसी में है कि वो अपनी गलती मान ले, इससे उसे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। पर वासु बार बार कहता है कि उसने कहीं से भी कुछ भी कॉपी नहीं किया है, ये सभी उसके ओरिजिनल आइडियाज हैं, उसे तो बंगाली पढ़नी तक नहीं आती। अगले दिन हम कोर्ट में पद्मा के अपोनेंट एडवोकेट कृष्णमूर्ति को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े लॉयर हैं और पद्मा के आइडल भी। वो एसआर पब्लिशर्स की तरफ से अपनी दलीलें रखता है कि वासु की कहानियाँ श्याम सिंघा रॉय नाम के एक लेखक की किताबों से चुराई गई हैं जो कि 1970 में लिखी गई थी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। वो जज को उन किताबों की ओरिजिनल कॉपीज दिखाता है और अपील करता है कि वासु को 5 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और उसकी फिल्म का 50% एसआर पब्लिशर्स को दिया जाए। वासु कहता है कि वो इन आरोपों को नहीं मानता। वो जज से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कहता है। वासु का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। कोर्ट उसे बेल दे देती है और उसे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। पद्मा और कीर्ति वासु से मिलने उसके घर जाते हैं। पद्मा उसे श्याम सिंघा रॉय के बारे में बताती है जिसकी माँ तेलुगु और पापा बंगाली थे, इसीलिए उसे दोनों ही भाषाओं में पारंगत हासिल थी और उसने दोनों ही भाषाओं में किताबें लिखी हैं। उसकी मृत्यु कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। उसके भाई के बेटे एसआर पब्लिशर्स के मालिक हैं। वासु उसकी एक किताब लेके पढ़ने लगता है जो कि बंगाली भाषा में थी। वासु को बंगाली बिल्कुल नहीं आती थी, पर अचानक से उसकी पर्सनैलिटी में फिर से कोई चेंज आता है और वो बंगाली पढ़ने लग जाता है। तभी वासु का फ्रेंड नोटिस करता है कि उसके कान से खून बह रहा है। वो उन्हें बताता है कि ऐसा उसके साथ अक्सर होता है। कहानी लिखने के दौरान भी उसके कान से खून बहने लग गया था। अगले दिन कीर्ति अपने टीचर से इस बारे में बात करती है। उसकी टीचर उसे वासु पे हिप्नोसिस करने की सलाह देती है। हिप्नोसिस के दौरान टीचर उससे पूछती है कि उसने कहानी को कैसे लिखा था। तभी अचानक से वासु की पर्सनैलिटी में फिर से चेंज आने लगता है और उसकी कान से खून निकलने लगता है। उसका नाम पूछने पे वो अपना नाम श्याम सिंघा रॉय बताता है। यहाँ से हमें श्याम सिंघा रॉय की कहानी दिखाई जाती है। 1969 में श्याम सिंघा रॉय एक लेखक और एक क्रांतिकारी था। एक दिन वो देखता है कि कुछ ऊंची जात के लोग कुछ दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने देते हैं। वो कहते हैं कि कुआं अछूत हो जाएगा। तभी श्याम एक दलित को उस कुएं में फेंक देता है और कहता है कि अब तो पूरा कुआं ही अछूत हो गया है, जिसको पानी चाहिए वो ले ले। इसके बाद वो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने जाता है और उन्हें अपनी किताबें तोहफे के रूप में देता है। वो क्रांतिकारी उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि एक गोली सिर्फ एक इंसान को मार सकती है, पर एक कलम लाखों तख्त पलट सकती है।
श्याम की स्वतंत्र सोच उसके भाइयों को पसंद नहीं आती। वो घर छोड़ने का फैसला लेता है। उसका भाई मनोज उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। आगे हम देखते हैं घर से निकल के नदी की तरफ जाता है, पर वहाँ पे मांझी नहीं होता। वो उसे ढूंढने के लिए मंदिर जाता है। नवरात्रि का समय चल रहा था, इसीलिए मंदिर में कुछ देवदासियां नाच रही होती हैं। वो देवदासियां बांग्लादेशी थीं। वहाँ श्याम की नजर एक देवदासी पे पड़ती है जिसका नाम है मैत्री। उसे देखते ही श्याम को उससे प्यार हो जाता है और वो घर से जाने का फैसला छोड़ देता है। वो एक नास्तिक था, पर फिर भी वो मैत्री को देखने रोज मंदिर जाया करता था। एक दिन मौका पाके वो मैत्री को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। मैत्री उससे मिलने के लिए रात में बाहर आती है। वो उसे अपनी साथ नाव पे सैर करवाता है। मैत्री कभी भी बाहर नहीं गई थी। वो खुली हवा में अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करती है। उसे श्याम का साथ बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह रोज श्याम और मैत्री मिलने लगे थे। धीरे धीरे मैत्री को भी उससे प्यार हो जाता है। श्याम उसे एक नया नाम देता है, रोजी। इसी बीच हमें पता चलता है कि उस मंदिर का महंत रोजाना एक देवदासी का शोषण किया करता था। श्याम रोजी को अपनी साथ भाग चलने के लिए कहता है। रोजी कहती है कि वो एक देवदासी है, क्या समाज कभी उसे स्वीकार करेगा? श्याम उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो कहता है विजयदशमी की रात वो उसका इंतजार करेगा। उस रात काफी इंतजार करने के बाद भी रोजी बाहर नहीं आती है। वो उसे ढूंढने मंदिर के अंदर जाता है। वो देखता है कि रोजी बुरी तरह से घायल पड़ी हुई है और सभी देवदासियां उसके पास खड़ी हैं। रोजी की सहेली उसे बताती है कि महंत आज एक छोटी बच्ची के साथ सोना चाहता था। रोजी इस बात पे उसका विरोध करती है। महंत रोजी को बहुत मारता है और उसके ऊपर यूरिन कर देता है। ये सुन के श्याम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बाइक लेके मंदिर के अंदर चला जाता है। वहाँ पे महंत हवन कर रहा होता है। श्याम उस पे अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। वो कहता है कि नारी एक देवी का रूप है, उसे पैरों तले रौंदना नहीं चाहिए। वो रोजी के गले से उसका मंगलसूत्र निकाल देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वो दोनों कलकत्ता जाते हैं। वहाँ पे श्याम एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगता है। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक उसे अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दे देता है। उसकी पोती को रोजी डांस सिखाने लगती है। धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां रोजी से डांस सीखने लगती हैं। कुछ समय बाद रोजी और श्याम शादी कर लेते हैं। रोजी कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उनका कोई बच्चा नहीं होता। फिर भी वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। श्याम अपनी किताबें लिखने लगा। धीरे धीरे उसकी किताबें लोगों को बहुत पसंद आने लगी और वो कुछ ही सालों में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके विचारों से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और लोगों के भीतर उसके शब्दों को पढ़ के एक नया जोश जाग जाता था। जब उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए तो उसने रोजी से एक घर बनाने की बात कही, पर रोजी चाहती थी कि वो उन पैसों से देवदासियों की मदद करे, उनके बच्चों को पढ़ाए और उन्हें एक नई जिंदगी दे। श्याम देवदासियों के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करता है जहाँ पे देवदासियां आके अपनी आजादी से जीवन जी सकती थीं। वहाँ उनके रहने, खाने पीने और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सभी जिम्मेदारियां श्याम ने उठा रखी थीं। धीरे धीरे श्याम की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, पर कुछ लोग उसकी अलग सोच की वजह से उसका विरोध भी करते थे, पर श्याम पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 1977 तक श्याम एक बहुत बड़ा लेखक बन चुका था। एक दिन रोजी उससे कहती है कि उसकी आखिरी इच्छा है कि जब भी उसकी मौत आए उसके होठों पे मुस्कान हो और वो श्याम की बाहों में मरे। एक दिन श्याम से मिलने उसका भाई मनोज आता है। वो उसे बताता है कि उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है
और वो श्याम से मिलना चाहते हैं। रोजी के रोकने के बावजूद श्याम अपने गांव जाता है। वहां नदी पार करते समय श्याम एक छोटी बच्ची को नाव पे एक तितली का चित्र बनाते हुए देखता है। वो उस पे एक छोटी सी कहानी लिख के मनोज को दे देता है। मनोज उसे बताता है कि उसने अपनी भाइयों की जानकारी के बिना उसकी सारी किताबें पढ़ी हैं। वो दोनों घर पहुंचते हैं। श्याम का बड़ा भाई मनोज को बाजार से कुछ नारियल लाने के लिए भेज देता है। इधर श्याम खाना खाने लगता है, तभी उसके दोनों बड़े भाई वहां आते हैं और उससे एक लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। श्याम कहता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। तभी उसके दोनों भाई उस पे चाकू से वार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने एक महंत को मार डाला और एक देवदासी से शादी कर ली, जिसकी वजह से पूरे गांव में हमारी नाक कट गई है। तुम्हें मार के ही हमारी इज्जत वापस आ सकती है। वो दोनों भाई श्याम को बुरी तरह से मार डालते हैं। वो अपनी आखिरी समय में रोजी के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पे मनोज आ जाता है। वो श्याम की ये हालत देख के रोने लगता है और उसे बचाने के लिए आगे आता है, पर उसके भाई उसे रोक लेते हैं। श्याम मनोज से कहता है कि मैं रोजी से वादा करके आया था कि मैं वापस आऊंगा, पर श्याम का ये वादा अधूरा रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। वासु को होश आ चुका है। वो रोजी को ढूंढने कोलकाता की उसी प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। वहाँ वो उस माली की पोती से मिलता है जो अब एक 60 साल की महिला थी। वो उसे बताती है कि श्याम के लापता होने के बाद रोजी उसे ढूंढते हुए कहीं चली गई और उनका ट्रस्ट भी बंद हो गया, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए कुछ औरतें तो वापस अपने पुराने जीवन में लौट गईं। ये सुन के वासु को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अब वो वासु नहीं श्याम था। अगले दिन वासु अपनी पुनर्जन्म की कहानी और हिप्नोसिस का वीडियो कोर्ट में दिखाता है, पर कृष्णमूर्ति पुनर्जन्म की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वो वासु को अपनी श्याम सिंगा रॉय होने का प्रूफ देने के लिए कहता है। इस पे पद्मा कहती है कि कोई प्रूफ हो या ना हो, वासु ही श्याम सिंगा रॉय है। पर कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट उनके खिलाफ फैसला सुनाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक नया विटनेस आता है। वो और कोई नहीं, श्याम का भाई मनोज सिंगा रॉय था। वो वासु को देखता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि यही श्याम का पुनर्जन्म है। पर कृष्णमूर्ति फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि इस बात का क्या सबूत है। तब मनोज उसे उस कहानी के बारे में बताता है जो श्याम सिंगा रॉय ने नाव पे बैठ के लिखी थी। वो कहानी सिर्फ मनोज के पास थी और कभी पब्लिश भी नहीं हुई। पर उसी कहानी पे वासु ने शॉर्ट फिल्म बनाई थी। जो कहानी कभी पब्लिश ही नहीं हुई, उसे कैसे चुराया जा सकता है? वासु ने अपनी ही कहानियों को दोबारा से लिखा है। वासु ही श्याम सिंघा का पुनर्जन्म है। मनोज कोर्ट को उस कहानी की ओरिजिनल कॉपी दिखाता है जो श्याम ने लिखी थी, और उसी पे वासु ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। एसआर पब्लिशर्स का मालिक होने के नाते मनोज वो केस वापस ले लेता है और कोर्ट केस को क्लोज कर देती है। मनोज वासु से माफी मांगता है, क्योंकि उसके बुलाने पर ही वो गांव गया था, पर उसे नहीं पता था कि उसके भाई उसके साथ ऐसा कर देंगे। वो श्याम से कहता है कि तुम्हारी कहानियों ने अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया, उन्होंने तुम्हें बचा लिया है। श्याम उससे रोजी के बारे में पूछता है। मनोज बताता है कि उसने रोजी को अपने चाचा के गांव में छुपा दिया था। वो अभी भी जिंदा है और श्याम का इंतजार कर रही है। वासु रोजी से मिलने जाता है, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, और वो श्याम के नाम से एक डांस स्कूल चलाती है। वो रोजी के पास जाता है, जो नदी के किनारे पे खड़ी होती है। रोजी उसे देख के रोने लगती है। वो उसके माथे को चूमती है और मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में आखिरी सांसें लेती है। मानो सालों से
वो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी और इसीलिए भगवान ने वासु के रूप में श्याम सिंघा रॉय को वापस भेजा था ताकि रोजी उसकी गोद में शांति से अपनी आखिरी सांसें ले सके। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।